हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पहला चैप्टर समाप्त कर चुके थे। अब नेक्स्ट चैप्टर जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन शुरू कर रहे हैं, और अपनी तरफ से मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं बढ़िया नोट्स बना कर डालूँ, आपको बेनिफिट अवश्य होगा। तो शुरू करते हैं। संसार एक नोट है पहला कि संसार की प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गतिमान है। यानी कि अगर कोई वस्तु हमें रुकी हुई दिखाई दे रही है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो रुकी हुई है, वो हमें दिखाई दे या ना दे चलते हुए। लेकिन अगर हम उसकी सभी वस्तुओं के विषय में बात करें तो कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, सारी वस्तु चलायमान है। कुछ वस्तुएं गति करती हुई प्रतीत होती हैं और कुछ स्थिर, जैसे पृथ्वी हमारे सापेक्ष स्थिर है। यानी कि हम अब पृथ्वी पर बैठे हैं या खड़े हैं, ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि पृथ्वी घूमने रही, जबकि पृथ्वी अपनी धुरी की ओर भी घूम रही है चारों ओर, और सूर्य के सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमण करती है। ठीक है ना। तो इतनी गति होने की, और इसके अतिरिक्त भी और गति हो सकती है। पता लगा सौरमंडल पूरे का पूरा कहीं और घूम रहा है, पूरे की पूरी गैलेक्सी भी किसी के अबाउट घूम रही है। तो हम किसी भी वस्तु की एक पर्टिकुलरली स्पीड ज्ञात नहीं कर सकते, यानी कि उसकी होल जो पूरी नेट स्पीड है उसकी कभी ज्ञात नहीं कर सकते। हमें पता ही नहीं हो कितनी गति कर रही है। लेकिन जो हम अपनी स्पीड निकालते हैं, अपनी चाल निकालते हैं, वो पृथ्वी के सापेक्ष निकालते हैं। पृथ्वी को रुका हुआ मानते हैं और जब हम उस पर चलते हैं, लेकिन पृथ्वी हमारे साथ साथ उसी स्पीड से घूम रही है, अर्थात हम पृथ्वी के साथ साथ उसकी स्पीड से घूम रहे हैं। ठीक है ना। अब एक ही वस्तु का एक ही समय में विराम व गति में होना सापेक्षता को स्पष्ट करता है। यानी कि अगर हम ये कहें कि हम विराम में हैं, बैठे हुए हैं पृथ्वी पर, तो हम पृथ्वी के सापेक्ष क्या हैं, विराम में। और अगर हम चलने लगें 10 किलोमीटर प्रति घंटा से की चाल से, तो हमारी जो चाल है ये पृथ्वी के सापेक्ष है। कितनी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं इसमें मैकेनिक्स, यांत्रिकी। तो मैकेनिक्स क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है। ये कितने टाइप की होती हैं? इसकी जो शाखाएं हैं वो 3 टाइप की हैं। नंबर 1 स्थिति विज्ञान, नंबर 2 गति विज्ञान यानी डायनेमिक्स, नंबर 3 शुद्ध गति की। तो स्थिति विज्ञान जो है इसमें आएगा कि बाह्य बलों के अधीन साम्य अवस्था में वस्तुओं का अध्ययन। यानी कि जब बाह्य बलों के अधीन कोई वस्तु इक्विलिब्रियम में अर्थात साम्य अवस्था में है, संतुलित अवस्था में है, तब वस्तुओं का हम अध्ययन करते हैं। गति विज्ञान में गति के लिए उत्तरदायी बलों को ध्यान में रखकर वस्तुओं की गति का अध्ययन। हम इसको जब पूरी परिभाषा को लिखेंगे ऐसे लिख सकते हैं, भौतिक उसकी यांत्रिकी की वह गति या भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गति के लिए उत्तरदायी बलों को ध्यान में रखकर वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है, गति विज्ञान कहलाती है। लेकिन मैं यहाँ बड़े शॉर्ट में लिख रखा है, अगर आप ऐसे इसे लर्न करने में बड़ा आसानी रहेगी, नोट्स बनाने में भी आसानी रहेगी। तो जैसे स्थिति विज्ञान का पूछा तो बाह्य बलों के अधीन साम्य अवस्था में वस्तुओं का अध्ययन। गति में पूछा तो गति के उत्तरदायी बलों को ध्यान में रखकर वस्तु की गति का अध्ययन। और अगर शुद्ध गतिकी में पूछा तो गति के लिए उत्तरदायी कारकों पर विचार किए बिना वस्तु की गति का अध्ययन। तो पहला क्या? बाह्य बलों के अधीन साम्य अवस्था में वस्तुओं का अध्ययन। ठीक है ना। दूसरा क्या? गति के लिए उत्तरदायी बलों को ध्यान में रखकर वस्तु की गति का अध्ययन। और तीसरा क्या है कि गति के लिए उत्तरदायी कारकों पर विचार किए बिना वस्तु की गति का अध्ययन। याद हो जाना चाहिए। अब आता है निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है ना। क्या होता है ये? वस्तु की स्थिति या गति का अध्ययन करने के लिए आवश्यक। ये जो है निर्देश तंत्र किसके लिए? वस्तु की स्थिति या गति के अध्ययन करने के लिए आवश्यक। जैसे अब हमारा मान लीजिए शहर का जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो लेते हैं हम घंटाघर। तो जितनी भी दूरियां नपती हैं वो घंटाघर से नपती हैं, क्लॉक टावर से। तो इसी प्रकार से जब हम गति विज्ञान या यांत्रिकी करेंगे तो उसमें हम एक निर्देश तंत्र लेंगे। उसमें होगा एक संदर्भ बिंदु यानी कि रेफरेंस पॉइंट, जिसे मूल बिंदु कह देते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस में अक्षों का समुच्चय, सेट ऑफ एक्सिस। जब समकोणिक या कार्तीय निर्देशांक निकाय, रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना, का प्रयोग करते हैं।
जो 3 एक्स होते हैं, एक्स वाई जेड, आपस में ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के लंबवत, इन जहाँ ये काटते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं। ये संदर्भ बिंदु हो जाएगा। संदर्भ यानी कि रेफरेंस दिया जाता है, जैसे हम सहारनपुर से हैं इस टाइप से, है ना। तो यहाँ जो भी हम दूरियाँ नापेंगे मूल बिंदु के सापेक्ष नापेंगे, ठीक है ना जी। तो अब निर्देश तंत्र की परिभाषा ले लेते हैं। निर्देशांकों का वह समूह या निकाय जिसके सापेक्ष प्रेक्षक किसी स्थिति या घटना की व्याख्या कर सकता है। यानी कि जैसे हम कहें कि भाई क्लॉक टावर से हमारी पोजीशन क्या है शहर के भीतर, कि अगर मान लीजिए मैं दिल्ली रोड पे रहता हूँ तो दिल्ली रोड पर 10 किलोमीटर दूर, तो ये हमारा पता लग जाएगा कि हमारी पोजीशन क्या है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम निर्देश तंत्र में कहते हैं मूल बिंदु के सापेक्ष एक्स अक्ष की दिशा में 5 मीटर, तो पैमाने के अनुसार ले लेंगे, उसको दिखा देंगे। या एक्स वाई प्लेन में, ठीक है ना, जो बिंदु हमारा रेफरेंस बिंदु है 3 5, यानी कि एक्स के ऊपर 3 मीटर और वाई के ऊपर 5 मीटर, ठीक है। या दूसरी डेफिनेशन है एक संदर्भ बिंदु अक्षों का सेट व संबद्ध एक घड़ी का निकाय। अब घड़ी का क्या मतलब है? घड़ी होती है समय मापन के लिए। जब हम कोई कार्य कर रहे हैं तो समय भी नपेगा उसमें, ठीक है ना जी। अब निर्देश तंत्र कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र, ठीक है ना जी। ये जो जड़त्व निर्देश तंत्र है न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन करता है। कितने नियम हैं न्यूटन के? 3 नियम। पहला क्या है? पहला है जड़त्व का नियम, दूसरा है संवेग परिवर्तन की दर, और तीसरा जो है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन करता है। स्थिर या एक समान वेग से गतिमान जो, ठीक है ना, स्थिर या एक समान वेग से गतिमान होती है इसमें वस्तुएं, या तो स्थिर होंगी या एक समान वेग से गतिमान, ठीक है। जैसे पृथ्वी से संबद्ध निर्देश तंत्र एग्जाम्पल के लिए। और दूसरा होता है अजड़त्व निर्देश तंत्र, न्यूटन के गति विषय के नियमों का पालन नहीं करता, जैसे वर्ताकार मार्ग पर मुड़ती हुई कार से संबद्ध निर्देश तंत्र। एक एग्जाम्पल दे दिया। यानी कि निर्देश तंत्र क्या है? निर्देशांकों का वह समूह जिसके सापेक्ष प्रेक्षक किसी स्थिति या घटना की व्याख्या कर सकता है, ठीक है ना जी। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, जड़त्व निर्देश तंत्र, अजड़त्व निर्देश तंत्र। जड़त्व न्यूटन गति विषयकों का नियमों का पालन करता है और अजड़त्व नहीं करता। अब आता है वस्तु की अवस्थाएं। 2 प्रकार की होंगी, एक विराम अवस्था स्टेट ऑफ रेस्ट, दूसरी गतिमान अवस्था स्टेट ऑफ मोशन। विराम अवस्था क्या होगी? जब वस्तु की स्थिति किसी संदर्भ यानी कि मूल बिंदु के सापेक्ष समय के साथ न बदले। जैसे मान लीजिए हम किसी बिंदु के सापेक्ष अब किसी वस्तु की स्थिति के संदर्भ में कोई बात कर रहे हैं। अगर कोई वस्तु हम अपने संदर्भ में ले लें, हमारे सापेक्ष कोई वस्तु स्थिर है, यानी कि उसकी पोजीशन समय के साथ साथ नहीं बदल रही। एक तो जहाँ हम खड़े हैं वहीं पर हम खड़े रहें, और जहाँ वस्तु रखी वहीं पर रखी रहे, तो समय तो बढ़ता जाएगा लेकिन वस्तु की स्थिति नहीं बदली, ना हमारी उसके सापेक्ष बदली ना उसकी हमारे सापेक्ष बदली। तब हम क्या कहेंगे? वस्तु स्थिर अवस्था में है या विराम अवस्था में है। यानी कि जब किसी वस्तु की स्थिति संदर्भ के सापेक्ष समय के साथ ना बदले उसे कहा जाता है विराम अवस्था। इसके विपरीत जब वस्तु की स्थिति संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ लगातार बदले उसे कहा जाता है गतिमान अवस्था, ठीक है ना जी। तो जैसे अगर हमारे सापेक्ष कोई वस्तु हमसे दूर जा रही है, हमारी ओर आ रही है, और हम वहीं पर खड़े हुए हैं, तो समय के साथ देखो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे गतिमान, ठीक है ना। जैसे हम पृथ्वी पर खड़े हैं, पृथ्वी हमारे सापेक्ष नहीं बदल रही, हम पृथ्वी के सापेक्ष नहीं, तो हम एक दूसरे के सापेक्ष इस विराम अवस्था में। लेकिन अगर हम पृथ्वी पर दौड़ना शुरू कर दें तो पृथ्वी को हम क्या मान रहे? रुकी हुई, और पृथ्वी के सापेक्ष हमारी पोजीशन लगातार उस पर बदल रही है, तो गतिमान अवस्था, ठीक है। अब आता है बिंदु या कण, ठीक है ना जी, डॉट और पार्टिकल। जब किसी वस्तु का आकार उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में नगण्य हो, ठीक है ना जी, तो उसे क्या कहते हैं? बिंदु या कण। जैसे अगर हम तुलना करें
हम तुलना करें कि एक पूरे मकान के सापेक्ष एक ईंट, तो उसे बिंदु कहा जाएगा। ठीक है ना जी। एक पूरे संसार के सापेक्ष या पूरे शहर में एक घर, तो हम उसको डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पूरे देश में एक मोहल्ला या एक घर, उसको भी हम डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि जितना बड़ा विस्तार होता जाएगा संपूर्ण उसका, चारों तरफ कोई भी वस्तु का, उसके सापेक्ष कोई छोटी वस्तु को अगर हम उससे तुलना करें तो उसे हम बिंदु मानेंगे। जैसे हम पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी को एक बिंदु मान सकते हैं, या पूरे सौर मंडल में भी पृथ्वी को एक बिंदु मान सकते हैं, या सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी अपनी कक्षा में परिक्रमण करती है, तो उस कक्षा के सापेक्ष जो उसका विस्तार है उसके सापेक्ष भी वस्तु हम पृथ्वी को बिंदु मान सकते हैं। अब आती है पथ की प्रकृति के अनुसार गति के प्रकार। 3 प्रकार लिए हमने। एक सरल रेखीय तथा स्थानांतरित गति, रेक्टिलिनियर, और ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है ना जी, और ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, सरल रेखीय गति तथा स्थानांतरित गति। दूसरी है वृत्तीय तथा घूर्णन गति, सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। तीसरी है दोलनी तथा कंपन गति, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, अब सरल रेखीय तथा स्थानांतरित गति क्या है? पहले स्थानांतरित गति, फिर सरल रेखीय गति। जब किसी वस्तु के सभी कण, यानी कि पूरी संपूर्ण वस्तु, एक साथ समांतर एवं सरल रेखीय पथों पर निश्चित समय में समान दूरी तय करे तो स्थानांतरित गति कहलाती है। मान लीजिए एक बॉल लुढ़क रही है। अब बॉल में ये तो है नहीं कि उसका एक जो कण है वो कहीं जाएगा और दूसरा कण वहीं पे रह जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि संपूर्ण बॉल एक साथ चलेगी, एक दिशा में चलेगी, उसके जो सभी कण हैं वो एक साथ ही विस्थापित होंगे। तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं? स्थानांतरित गति। यानी कि जब किसी वस्तु के सभी कण एक साथ समांतर एवं सरल रेखीय पथों पर निश्चित समय में समान दूरी तय करें, स्थानांतरित गति कहलाती है। परंतु अगर हम एक कण की बात करें परंतु जब कोई कण सरल रेखीय पथ पर अकेला यूनिक गति करे तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। यानी कि पहले तो पूरे का तो स्थान परिवर्तन हो रहा था, लेकिन एक कण का हम कहेंगे अगर एक सरल रेखा में चल रहा है सरल रेखीय गति, उसमें स्थानांतरित तो है वो, लेकिन इसे हम सरल रेखीय गति भी कह सकते हैं। अब आता है दूसरा वृत्तीय या घूर्णी गति। जब किसी वस्तु के सभी कण वृत्तीय पथों पर गति करें तो वस्तु की गति वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है ना जी। यानी कि हमने किसी एक सर्कुलर पथ पर यानी वर्ताकार मार्ग पर कोई वस्तु घूमने के लिए छोड़ दी, ठीक है, लेकिन अगर इस प्रकार गति करे कि सभी कणों के वृत्तीय पथों का केंद्र एक ही निश्चित रेखा पर हो तो घूर्णन गति कहलाती है। मान लीजिए हमने क्या करा कि एक सेब में बीच में एक रोड डाल दी और उसके चारों ओर घुमा दिया उसको। अब देखिए उस रोड के ऊपर ही जितने भी कण होंगे सेब के, सारे उस रोड के उन जो वर्ताकार मार्ग बनाएंगे सबके जो केंद्र होंगे उस रोड के ऊपर ही होंगे। ठीक है, इसको हम कहेंगे, यानी कि पूरा सेब किसके अबाउट घूम रहा, उस रोड के जो उसके बीच में डाली गई है, घूर्णन गति कहेंगे। तीसरी आती है दोलनी। ठीक है ना जी, दोलनी तथा कंपनी गति। तो इसके विषय में जब कोई वस्तु माध्य स्थिति के इधर उधर या ऊपर नीचे गति करे तो दोलनी गति कहलाती है। यानी कि जैसे एक सरल लोलक है, लंबे धागे में एक बोब बंधा हुआ, गोली बंधी हुई है, और उसको थोड़ा सा हिला के छोड़ दें तो वो अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करेगा। ठीक है ना, तो इस गति को क्या कहेंगे? दोलनी गति। और जब दोलनी गति में दोलनों का आयाम बहुत छोटा हो, यानी कि वो सिर्फ हिल रहा अपनी जगह पर, स्प्रिंग है हल्का सा हिला के छोड़ दिया, तो उसे कहेंगे कंपन गति। तो ये हमने पथ की प्रकृति के आधार पर गति के प्रकार पढ़ लिए। अब हम लेते हैं विमीय गति, यानी कि विमाओं के आधार पर गति, डायमेंशनल मोशन। ये क्या है जी? देखो 3 निर्देशांक अक्ष होते हैं, एक्स वाई जेड। अगर कोई वस्तु
गतिमान है और वस्तु की स्थिति केवल एक अक्ष के सापेक्ष समय के साथ साथ बदल रही है, केवल अक्ष, या तो एक्स हो, वाई हो, जेड हो, तो उस गति को एक विमीय गति कहते हैं। जैसे तार पर चलती हुई चींटी, यदि तार पर चींटी चलेगी तो या तो बस तार पर ऊपर की ओर जाएगी या एक दूसरी साइड आएगी, तो वो यानी कि एक ही अक्ष, उसको हम एक अक्ष मान लें कोई सा भी, तो एक अक्ष के अलोंग या तो धन दिशा में जाएगी या ऋण दिशा में जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसी गति को क्या कहेंगे, एक विमीय गति या सरल रेखीय गति। अब आती है द्विविमीय गति। यदि दो अक्षों के सापेक्ष समय के साथ साथ स्थिति बदल रही है गतिमान वस्तु की, तो क्या कहलाती है, द्विविमीय गति। जैसे यदि हम एक फर्श पर कोई चीटा छोड़ दें, कीड़ा छोड़ दें, तो वो या तो एक्स अक्ष की तरफ जाएगा, वाई अक्ष की तरफ जाएगा, फ्री है, तो दोनों अक्षों में वो किसी भी अक्ष की तरफ जा सकता है। तो यानी कि ये जो गति होगी एक्स वाई प्लेन में होगी, और एक्स वाई प्लेन किससे मिलकर बना है, एक्स और वाई अक्ष से, यानी कि दो अक्षों से मिलकर बना है, या वाई जेड अक्ष या जेड वाई अक्ष, तो दो दो अक्षों से मिलकर बने होंगे जितने भी प्लेन होंगे, उसमें जो गति होगी वो दो विमीय गति होगी, द्विविमीय, टू डायमेंशनल मोशन। अब आती है त्रिविमीय गति। अगर तीनों ही अक्षों के सापेक्ष समय के साथ साथ गतिमान स्थिति वस्तु की स्थिति बदल रही है, तब क्या कहलाती है, त्रिविमीय गति। जैसे उड़ती हुई चिड़िया, अब उड़ती हुई चिड़िया या तो एक्स अक्ष की तरफ जाए यानी कि दाएं जाए या बाएं जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, तो जब हम पूरे को लेते हैं, पूरे स्पेस को लेते हैं, तो थ्री डायमेंशनल हो जाता है, त्रिविमीय। हमारा संसार क्या है, त्रिविमीय। हमारा जो भूमि मंडल है सब त्रिविमीय है। तो अब ये चिड़िया के ऊपर डिपेंड है, वो किसी तरफ भी जा सकती है, आगे जा सकती है, पीछे जा सकती है, दाएं जा सकती है, बाएं जा सकती है, ऊपर जा सकती है, नीचे आ सकती है, तो ये गति कहलाती है त्रिविमीय, ठीक है। अब चलते हैं सरल रेखा की गति, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। भाई इसके बारे में हम सब विस्तार पढ़ेंगे। सरल रेखा में गति यानी कि एक विमीय गति, यानी कि सरलतम गति, एक रेखा में सरलतम गति, ठीक है जी। वस्तु की सरल रेखा में मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति x को और t के फलन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि ये जो हम स्थिति निकालेंगे मूल बिंदु के सापेक्ष गतिमान वस्तु की, ये काहे का फलन है, ये है फलन समय का, t का। तो हम गणितीय रूप में लिख सकते हैं x इज ए फंक्शन ऑफ t, ठीक है ना, यानी कि x इक्वल टू एफ टी क्या है, समय का फलन, समय t का फलन। अब आता है स्थिति का मापन। स्थिति नपती हमेशा मूल बिंदु से, ठीक है ना जी। मूल बिंदु पर किसी वस्तु की स्थिति को हम शून्य मान सकते हैं। अगर वो जाएगी एक्स अक्ष प्लस पॉजिटिव एक्स अक्ष की ओर तो धनात्मक, ठीक है, और अगर जाएगी बाईं ओर यानी कि नेगेटिव एक्स अक्ष की ओर तो ऋणात्मक। मात्रक होगा दूरी के अनुसार, लंबाई का उचित मात्रक, किलोमीटर में है तो किलोमीटर का लेंगे, ज़्यादा बड़ी दूरी है, छोटी दूरी है तो सेंटीमीटर में या मीटर में भी हो सकती है, मिलीमीटर में भी हो सकती है, तो उचित मात्रक लंबाई को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। अब समय का भी मात्रक देखिए, समय मूल बिंदु पर 0 माना जाएगा। अगर आगे बढ़ेंगे तो भविष्य काल का समय जो होगा पॉजिटिव, और पीछे का समय भूतकाल का होगा हमेशा नेगेटिव। और समय का जो मात्रक लिया जाएगा वो घटना में लगे समय अंतराल के अनुसार। अब बहुत कम समय है तो सेकंड में लिया जा सकता है, माइक्रो सेकंड में लिया जा सकता है, ठीक है ना जी। ज़्यादा है मिनट में लिया जा सकता है, और ज़्यादा है घंटों में लिया जा सकता है, और ज़्यादा है दिनों में लिया जा सकता है। इसी प्रकार सालों में लिया जा सकता है, सेंचुरी ली जा सकती है। तो इस प्रकार हम इनका मापन करते हैं। अब हम इसको आरेख में कैसे दिखाएंगे, स्थिति समय आरेख यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ। जो समय लेंगे वो एक्स अक्ष पर लेंगे और स्थिति जो लेंगे वाई अक्ष पर। अब हमने ये वाई अक्ष खींचा और ये एक्स अक्ष खींचा, समय एक्स अक्ष पर लिया और स्थिति ली वाई अक्ष पर। अलग अलग समय पर किसी गतिमान कण की स्थिति अलग अलग है, ठीक है भैया। जैसे t बराबर 0 पर वो -4 वाले निशान पर है, 1 सेकंड बाद वो 2 वाले निशान पर चला गया, और 2 सेकंड बाद वो 10 वाले निशान पर चला गया। तो हमने ये इधर समय ले रखे सेकंड में और उधर ये मीटर ले रखे हैं, तो हमने सब निशान लगा रखे हैं। तो देखिए हमने क्या किया, एक्स अक्ष का मान यानी कि जो समय का मान है वो 0 और दूरी है -4, हमने ये लगा दिया। जब समय 1 सेकंड हुआ तो वाई अक्ष पर दूरी आ गई 2 सेकंड, हमने ये पॉइंट लगा दिया कोऑर्डिनेट एक्सिस के अनुसार। समय 2 सेकंड तो वाई अक्ष पर दूरी होगी 10 सेकंड, ये लगा दिया।
आप सबको मिलाते हुए एक रेखा खींच दी, तो ये हर समय पर उसकी स्थिति को रिप्रेजेंट हो रहा। भाई 1 सेकंड बाद कहाँ होगा, 2 के निशान पर, यानी कि बिंदु ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो 1 सेकंड बाद बिंदु बी पर, 2 सेकंड बाद बिंदु सी पर, और 0 सेकंड पर स्टार्टिंग कहाँ से हुई, ए से। इस प्रकार हम विभिन्न समय अंतरालों पर भिन्न भिन्न स्थितियाँ ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रिय स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा ये सेकंड चैप्टर के नोट्स और पढ़ाने का ढंग पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें। मैं इसी प्रकार आपकी कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सकूँ। आशा कर रहा हूँ कि आपकी ये पूरा जो भी मेरा पढ़ाने का मेथड है समझ में आ रहा है। इस बार मैंने और शॉर्ट में नोट्स डाले हैं, ऐसे ही आगे मैं डालता रहूँगा। धन्यवाद।